मूल निवास और भू कानून को लेकर 24 दिसंबर की ऐतिहासिक रैली के बाद कई मुद्दों पर बहस हो रही है। कहा जा रहा है कि राज्य के लोग गुस्से में हैं, इसलिए इतनी भीड़ देहरादून में जमा हुई। दूसरी ओर बहस अंदर और बाहर को लेकर है। हम आज मुख्य रूप से इस बहस पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि हमें आज उस घटना पर भी बात करने की जरूरत है जो हाल के वर्षों में उत्तराखंड की अस्मिता और यहाँ के जल जंगल जमीन पर एक बड़ा प्रत्यक्ष सरकारी हमला था, जब हमारी मां बहनों से बदसलूकी हुई और उनकी घास छीन ली गई। दोस्तों, मैं संसाधनों के अभाव और घोर आर्थिक तंगी के बावजूद जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। प्लीज वीडियो बीच में न छोड़ें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आप चाहते हैं कि यह आवाज बंद न हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए भू कानून और मूल निवास का मुद्दा क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस पर मैं रैली से पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूं। आपने नहीं देखे हैं तो देखिए जरूर। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या इस वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर भी उन दोनों वीडियो के लिंक दे दूंगा। रैली के बाद जो बहस सबसे ज्यादा हो रही है वह है बाहरी और भीतरी की। यहां एक बात हमें साफ करनी होगी कि हम बाहरी किसे मानते हैं। क्या उन्हें जो रोजी रोटी के लिए यहां आते हैं और 150 गज जमीन में रहने के लिए 2 कमरे डाल देते हैं? यदि ये लोग बाहरी हैं तो हर वह व्यक्ति बाहरी माना जाएगा जो किसी दूसरे राज्य में जाकर रह रहा है। उत्तराखंड के तो ऐसे लाखों लोग हैं जो दूसरे राज्यों में बस गए हैं, तो क्या वे वहां बाहरी माने जाएंगे? हमारा संविधान ऐसा मानने की इजाजत नहीं देता। दरअसल बाहरी वे धन्ना सेठ हैं जिनके लिए उत्तराखंड के भू कानून को बदला गया। वे अधिकारी बाहरी हैं जिन्हें उत्तराखंड की न तो समझ है और न इस राज्य के प्रति उनका कोई लगाव है, लेकिन सरकार पर उनका पूरा नियंत्रण है। बाहरी वे पत्रकार हैं जिन्हें अच्छी खासी सैलरी पर दूसरे राज्यों से बुलाया गया है और जिनका काम है मेरे जैसे लोगों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखना और उसकी काट तलाशना। आपको बता दूं कि इन पत्रकारों की सूचना विभाग से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण विभागों और मंत्रालयों तक बेरोक टोक धमक है। मुद्दों को भटकाकर फर्जी खबरें गाड़ना और फर्जी सोशल मीडिया संदेश बनाना इनका प्रमुख काम है। यह टीम आपको बाहरी, भीतरी और हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में उलझाकर सत्ताधारी पार्टी का काम आसान कर रही है। हां, उन बाहरियों को भी तलाशने की जरूरत है जिनके नाम नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए पिछले 10 सालों में थोक के भाव उत्तराखंड की मतदाता सूचियों में दर्ज करवाए हैं। 14 दिसंबर की रैली कई मायनों में अप्रत्याशित थी। कहीं से कोई कॉल आती है कि देहरादून में रैली होगी। अचानक गीत के साथ कहीं से कोई अपील आती है कि रैली में शामिल हों। फिर दूसरी अपील, फिर तीसरी अपील, फिर कई सारी अपील और 10,000 से ज्यादा लोग देहरादून में जमा हो जाते हैं। अच्छी बात है, मैं भी इस रैली में शामिल हुआ था। बाहरी भीतरी के विवाद और सांप्रदायिक रंग देने के प्रयासों से घोर असहमति के बावजूद मैं भी चाहता था कि यह रैली सफल हो, लेकिन यहां मैं कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूं। सवाल से पहले रैली वाले दिन की बीजेपी के एक कार्यक्रम में शामिल विधायक विनोद चमोली का ये बयान देखिए। वे कह रहे हैं कि उनकी आत्मा तो रैली करने वालों के साथ है। तो पूछा जाना चाहिए कि दिसंबर 2018 में जिस दिन भू कानून बदला गया था उस दिन विधानसभा में क्या आपको नींद आ गई थी? विधानसभा में इस कानून का सिर्फ एक विधायक ने विरोध किया था और वे थे कांग्रेस के केदारनाथ विधायक मनोज रावत। हम भू कानून समर्थकों ने चुनाव में उन्हें धूल चटा दी थी। हारने के बाद भी वे भू कानून के सवाल पर लगातार सक्रिय हैं और 24 की रैली में भी मौजूद थे। सदन के बाहर सड़क पर विरोध करने वालों में प्रमुख रहे हैं इंद्रेश मैखुरी। उन्हें हमने कर्णप्रयाग क्षेत्र में सम्मानजनक वोट देने योग्य भी नहीं समझा। क्यों?
उत्तराखंड का कोई भी जन मुद्दा हो, इंद्रेश मैखुरी अग्रिम पंक्ति में नजर आते हैं। यहां तक कि पुलिस के डंडे खाने में भी हजारों की संख्या में भू कानून और मूल निवास समर्थक बिना किसी तात्कालिक कारण के रैली में शामिल हुए, यह अच्छी बात है। इससे इतना तो साफ हो ही जाता है कि हम पहाड़ी अभी जिंदा हैं और सरकार को यह भी चेतावनी देता है कि उत्तराखंड सिर्फ हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल के मैदानी हिस्सों को न समझा जाए। लेकिन सवाल यह है कि जिस दिन हमारे पास कारण था, जिस दिन हाल के वर्षों में पहाड़ के जल जंगल जमीन और यहाँ की अस्मिता पर पहला बड़ा और प्रत्यक्ष सरकारी हमला हुआ था, हमारी मां बहनों से घास छीन ली गई थी, उस दिन हम में से ज्यादातर लोग कहां थे? आप भूल गए होंगे, याद दिला देता हूं। जुलाई 2022 की बात है। चमोली जिले के हेलंग में मंदोदरी देवी और उनकी बहू जंगल से घास लेकर आ रही थी। पुलिस और CISF ने उनके साथ बदसलूकी की और उनका घास छीन लिया। राज्य के कई आंदोलनकारी तब भी एकजुट हुए। जोशीमठ, हेलंग, देहरादून और नैनीताल में प्रदर्शन और घेराव हुआ, लेकिन तब किसी ने कोई अपील क्यों नहीं की? हमारी अस्मिता पर इतना बड़ा हमला होने के बाद भी लोग घरों में क्यों सोए रहे? क्या अपील करने वालों और अपील सुनने वालों को इस घटना की जानकारी नहीं थी? जोशीमठ के अतुल सती और कर्णप्रिया के इंद्रेश मैखुरी कई महीनों तक इस घटना को लेकर लड़ते भिड़ते रहे। नैनीताल के राजीव लोचन शाह, विनीता यशस्वी, अल्मोड़ा के PC तिवारी, हल्द्वानी की हीरा जंग पांगी और इस्लाम हुसैन, रामनगर के प्रभात ध्यानी और सलीम मलिक, देहरादून के डॉक्टर रवि चोपड़ा, कमला पंत, निर्मला बिष्ट, पद्मा गुप्ता, राजीव नयन बहुगुणा, श्रीनगर के अनिल त्यागी, नोड़ा, शिवानी पांडे, रेशमा पंवार जैसे लोगों ने तो सुना था। वे लगातार आंदोलन में सक्रिय थे। दिल्ली से चारू तिवारी और पौड़ी से मनीष सुंदरियाल जैसे लोग भी थे। दिल्ली में नौकरी करने वाले प्रेम पिराम जैसे कई लोग नहीं आ पाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। इसके बावजूद यह घटना बड़ा आंदोलन न बन सकी। क्या मैं ये मानूं कि इसमें बाहरी और भीतरी और सांप्रदायिकता जैसे आपस में भिड़ने वाली कोई संभावना नहीं थी? टकराव सीधे सरकार से था, इसलिए अपील करता और अपील पर एकजुट होने वाले लोग अलग रहे। जब भी मैं सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता हूं तो कुछ गाली देने वाले प्रकट हो जाते हैं। मेरे पिछले वीडियो पर एक ऐसे ही सज्जन ने बेहद अशोभनीय शब्दों में टिप्पणी की। कहा कि फोन पर ज्यादा बकवास मत कर, परेड ग्राउंड में रैली में जा। उन सज्जन के लिए और इस तरह के अन्य लोगों के लिए स्क्रीन पर यह फोटो लगा रहा हूं। मेरे फेसबुक की DP पर पिछले 1.5 साल से है। ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि मेरी पोती है, लेकिन नहीं, यह जल जंगल जमीन की लड़ाई की सबसे छोटी उम्र की बच्ची है, जो कई घंटे तक अवैध रूप से पुलिस की हिरासत में रखी गई। हेलंग की मंदोदरी देवी की पोती। घास छीनने की घटना के बाद कई महिलाओं को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, जिनमें 4 साल की ये बच्ची भी शामिल थी। मैं उत्तराखंड के हर जन आंदोलन में शामिल होता हूं। अंकिता हत्याकांड के खिलाफत हो या बेरोजगारों का आंदोलन, घाट का सड़क आंदोलन हो या बागेश्वर जिला प्राधिकरणों के खिलाफ आंदोलन, मैं हर जगह शामिल होता रहा हूं। इसके लिए मैं किसी बड़े नाम वाले व्यक्ति की ओर से की जाने वाली अपील का इंतजार नहीं करता। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मूल निवास और भू कानून की लड़ाई निसंदेह आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन सरकार से सीधे टकराव से बचने के लिए भीतरी और बाहरी हिंदू मुसलमान मुद्दा सामने नहीं किया जाना चाहिए। लड़ाई लड़नी है तो सीधे ऐसी परिस्थितियां पैदा करने वाली सत्ता से लड़नी होगी। सांप्रदायिकता और अंध क्षेत्रवाद को हवा देकर हम इस लड़ाई को कमजोर करेंगे, यह ध्यान रखना होगा। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।